जी जी। नहीं जी जी जी। सर इसमें तो हमने आपको दी है ना कि आप बेशक अपने हाथ से ही सबमिट करवा देना इसे। हाँ हाँ, आप खुद ही, मैं सारे ऑफर के नेम आपको दे दूंगा, सबमिशन आप खुद ही कर दोगे ना, चीज़ें आपके पास ही होंगी। हाँ, तो क्रॉस फंडिंग बस ये होगा कि वो अस्सलाम वालेकुम। शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए लेकर यूनिवर्सिटी का सारा आपको बताया। एमन जाहिद। हाँ, तो वो शेयरिंग हो जाएगी, बाकी मैं आपको बाकी ऑफर का नाम दे दूंगा, तो आप अपने आप खुद ही जमा करवा देंगे। एमन जाहिद। प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद। प्रेजेंट सर। जी जी जी। अरसलान काशी। प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर। आयशा अख्तर। वो असल हाँ, आयशा कनीज़ा। बस मैं वो मुझे कोई एतराज नहीं है प्रेजेंट कि हो जाए, प्रेजेंट सर। बात ये है कि बस मुझे ये पता चल जाए कि ये जो आयशा है ना नबील। पैरामीटर जो है डिफरेंट हैं, ताकि फिर हम उसको मज़ीद अगला काम ना करें। और अगर ये सिमिलर हो जाए तो आयशा हम नबील। ये जो है साइज़ कंट्रोल पे जाके इसका साइज़ कंट्रोल फायदा इरशाद। फिर इसकी एप्लीकेशन प्रेजेंट के सर। बाद। फरिया अजहर। हाँ हाँ, तो बाकी प्रेजेंट जो सर। है आज नहीं तो कल तक मैसेज जवेरिया शेख। पिक्चर में व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। प्रेजेंट सर। ठीक है। किंजा बख्तावर। प्रेजेंट सर। चलें ठीक है। मोहम्मद अरसलान मजीद। प्रेजेंट सर। निमरा अफजल। समझे डॉक्टर साहब की बात। निमरा अफजल। वो कहते हैं कि जनाब मेरे साथ लोगों ने पहले दिया दगा, सारा मुझसे क्रिस्टल बनवा लेते हैं, निमरा सदीक। प्रेजेंट सर। बाद में कहते हैं कि जमा कराएंगे किसी करवा के निमरा शाहिद। यही पहले भी यही कहा था कि ना ये, क्योंकि वो उनके पास सॉफ्टवेयर जिससे वो चलता रहता था, मेरे पास निमरा शाहिद। जिससे फौरन पता चल जाता है कि ये रिकॉर्ड। नूरुल ऐन। अब वो कहता है कि मैं चेक करूंगा, मुझे थोड़ा देर लग सकती है, मैं रिजवानुल्लाह खान। एनालाइज भी करूंगा, इसको जमा भी करवाऊंगा सारा कुछ, तो इसकी बाकी जो है साइमा रुबाब। लिखनी है वो मैं लिख के जमा करवा दूंगा, वो कह रहा है साइमा रुबाब। आप ये सारा करके किससे करना। सना गफ्फार। तो पेपर फिर आपका 2 से 3 मार्क्स। सना गफ्फार। क्योंकि वो अभी फॉरन जो है वो सीरत रानी। सीरत रानी। या फिर हम उससे पैसे जमा करवा के शहलीजा नईम। डाटा हमें भेज दें, हम नाम प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया गिलानी। प्रेजेंट सर। चलिए आप फिर फीस तौसीफ जमा करवा अहमद। दें। तो फॉर्म की कोई तो पड़ा होगा, फॉर्म की जरूरत नहीं है, वो चलान फॉर्म आपने जमा करवाना तो था। सर सना का फाड़ भी लगा दें प्रेजेंट। एक मिनट से ना मैं दोबारा लगाता हूँ। उसामा गुलजार। तौसीफ अहमद प्रेजेंट। ठीक है तौसीफ। तौसीफ अभी तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ? सर मैं कल आ रहा हूँ, तो कल नहीं परसों इंशाल्लाह हो जाएगा। तौसीफ ये करवा लो, ये ना हो कि फाइनल में फिर आपको इशू हो। नहीं नहीं सर, कल या परसों इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये जो निमरा अफजल है इसका भी यही इशू आ रहा है। उसामा गुलजार। तौसीफ अगर इशू आता है तो मुझे बता देना है, क्योंकि आप मेरी एडवाइजरी में ही आते हो। उसामा गुलजार। उस्मान हुसैन उसामा। उस्मान हुसैन उसामा। वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर।
वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आयशा अख्तर, आयशा नवीद, Yes, sir. Present. निमरा अफजल, निमरा शाहिद, Present, sir. साइमा रुबाब, सना गफार, सीरत रानी, तो आगे आगे ना तो इसका ये फायदा होगा कि पैसे कम होंगे इसके। उसामा गुलजार, 10-12 हज़ार से एक इलेक्ट्रिकल महीने में पता नहीं कितना फीस चला। उस्मान हुसैन उसामा, अनमा सिगर, Present, sir. अक्सा, Present, sir. अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, आयशा अरशद, Present, sir. बिस्मा तनवीर, तो ये बैंक से लिखा हुआ है ना, बिस्मा तनवीर, तो इसके इस मंथ के एंड पे ना मैं आपको पैसे महानूर भट्ट, ठीक है, परेशान नहीं होना। Present, sir. मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद शाहिद सरवर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शोएब खान, प्रेजेंट। मोहम्मद शोएब खान, मोहम्मद शोएब खान, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, नूर फातिमा, राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, Present, sir. उमर फारूक, सर। जोहा यासीन, Present, sir. सर साइमा का नाम नहीं बोला आपने। साइमा मैंने बोला है। सर मेरा ज्वाइन लेट हुआ है। वो स्टूडेंट नाम सुन ले जो N3 और साइमा अब नाम मेरा लगा रही है कि मैंने नाम नहीं बोला। सर अटेंडेंस लगा दे। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अतीकुर रहमान, प्रेजेंट सर। बिस्मा तनवीर, बिस्मा तनवीर, नूर फातिमा, नूर फातिमा, राबिया नजर, एक बात सुन लें,
अब आप लोगों को जो है वो रिवीजन है, और रिवीजन में मोस्टली जो है एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल जो है वो मैंने सॉल्व करवाने हैं, जितनी भी हो सकती है प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को। और उस प्रैक्टिस के आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, वो आप लोगों के एक्टिविटी में आएंगे। जो भी स्टूडेंट जो है क्लास अटेंड करते हैं फ़ौरन से जो है अटेंडेंस लगवा कर गायब हो जाते हैं, वो उस एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, जो भी आंसर देगा, सिर्फ उसी के एक्टिविटी के नंबर लगेंगे। अदरवाइज वो वाले स्टूडेंट जो क्लास को अटेंड ही नहीं करते हैं या आंसर नहीं देते हैं, मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ और जो है उनका आंसर नहीं आता है, तो उनको एक्टिविटी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर जी ये पेपरों की डेट एक्सटेंड हो रही है? अभी तक जिस वक्त मैम ने रिप्लाई मेल की थी, अभी तक यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि आप लोगों का डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। जिस वक्त अगर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, जिसमें आप लोग कहते थे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल जो हैं वो नहीं किए हैं। आज हमने उसके ही न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व करने हैं, जिसमें आप लोग सर सोल्यूशन बनाते। सर जी चैप्टर नंबर 12 के तो आपने असाइनमेंट दी थी, तो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 इनके जो है न्यूमेरिकल्स का हमें नहीं पता कि कौन कौन से आपने जो है मार्क करवाए, तो वो एटलीस्ट मार्क पर करवा ये दें। अभी अभी कौन कौन से मार्क करवाए थे? जी सर। वो तो बल्कि मैंने क्लास के अंदर ही आप लोगों को मार्क करवा दिए थे। मतलब सर कुछ बच्चों के पास जो है वो अलहदा है और कुछ के पास अलहदा है, मेरे पास जो है वो कुछ है कुछ नहीं है, तो इसी तरह किसी और के पास कोई है तो इस वजह से हम कह रहे थे कि एक दफा कंफर्म हो जाए कि आपने कौन से मार्क करवाए। जैसे आपने चैप्टर नंबर 15 का जो है वो जब करवाया था, तो असाइनमेंट में सिर्फ जी 5 दिए थे, उसके अलावा जो उस दिन आपने क्लास में करवाए थे, लास्ट रिवीजन जो जी करवाई थी, तो उसमें आपने फिर पीएच और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले भी करवाए थे, तो इस तरह फिर हमें कंफर्म हो तो जाएगा। उसमें तो मैंने इसलिए करवाया था ना फरीहा, असाइनमेंट में इसलिए कम किया था कि ताकि आप लोग आसानी से कर सको। लेकिन बेसिकली मैंने समझाया इसलिए था कि ये सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड ही हैं और वो आप लोगों ने करने हैं। और फरीहा आप जो है S2020 की स्टूडेंट है ना, केमिस्ट्री जी की? सर। जी सर। और मैंने आप लोगों से एक मीटिंग भी करनी है। ओके सर। जी पहले मार्क करवा दूं, फिर जो न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने सॉल्व करने 9 में या 10 में जो मैंने करवाए हैं उनको पहले मार्क करवा दूं आप लोगों को? जी सर, पहले उन्हें मार्क करवा दें, बस एक। जी ठीक है। सभी स्टूडेंट मार्क करना एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 में से जो भी न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने करवाए हैं या जो भी आप लोगों को असेसमेंट के लिए तौर पर आप लोगों को पास परफॉर्मेंस के लिए दिए थे, वो आप लोगों को मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें से एक्सरसाइज में से जो न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने बताए थे 9.33, 9.42, 9.46, 9.50, 9.51, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59,
9.63, जी सना। सर क्लास में इतने ज्यादा तो नहीं करवाए थे मार्क। मार्क असल में मैंने इस तरह करवाया था ना, कुछ आप लोगों को वहीं पर करवाए थे, कुछ आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों ने करने हैं। यस सर। तो इस सर चैप्टर में से फाइनल्स जितने, में से इसी में से आएंगे। सॉरी, सर फाइनल में इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आप देंगे या आप कुछ भी दे सकते हैं? न्यूमेरिकल आप लोगों के जिस तरह पे ये सपोज आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया हुआ है 9.50। अब कैलकुलेशन मेथड सारा सेम इसी तरह होगा, बस डिफरेंस क्या हो सकता है कि वॉल्यूम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, रेडियस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, डायमीटर दिया हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है, बाकी सारा कुछ इसी तरह का होगा। ओके सर। यस सर। सर 9.63 से आगे 9.64, 9.64 रहने दो। नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.106, 9.107, 9.108, 9.109, 9.110, यस सर। 9.111। ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10। टेन पॉइंट 38, 10.43, 10.44, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.62, 10.63, सर ये 10.52 के बाद रिपीट कर दें। 10.52 दोबारा रिपीट करना, कहाँ से? 10.52 से 10.52 के बाद है 10.53,
10.54, 10.55, 10.56, 10.57, Yes, sir. 10.62, 10.63, 10.64, 10.66, 10.68, 10.72, 10.74, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87. टेन चैप्टर में से यही न्यूमेरिकल है। सर काइंडली एक बार ये रिपीट कर दीजिएगा, मेरा नेट चला गया था तो कुछ आ गए थे। चले मैं सारे जो है ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आप लोगों को मार्क करवाए हैं। नाइन पॉइंट 42, 9.43, 9.46, 9.50, 9.51, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.106, 9.107, 9.108, 9.110 एंड 9.111। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं जो हमने किए हैं वो मार्क करवाए हैं आप लोगों को। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 10.38, 10.43, 10.44, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.62, 10.63, 10.64, 10.66,
10.68, 10.72, 10.74, 10.4, sorry, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 से न्यूमेरिकल। मैडम वो लगाते हैं ना, पता नहीं वो हमेशा भी नहीं पढ़ाई करते हैं। सर पूछिए और उसमें इसके बाद चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल अभी मैं आप लोगों के साथ में करवा भी रहा हूँ, साथ में आप लोगों की जो है प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, साथ में मार्क भी हो जाएंगे आप लोगों को जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, यस आज सर। जो है आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल जो आप लोगों के शुरू होते हैं वो सॉल्यूशन से शुरू होते हैं। जो टॉपिक आप लोगों का सॉल्यूशन है, जिसमें आप लोगों का सॉल्यूशन किस तरह बनता है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट दिया और वो 12.40 है, जिसमें लिखा हुआ है इफ ए सिंगल 5 ग्राम ब्लॉक ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन वाटर it dissolves slowly, but if 5 gram of powdered sodium chloride is placed in water, it dissolves rapidly. Explain. आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें लिखा हुआ था कि सोडियम क्लोराइड वाटर में किस तरह सोल्यूबल होता है, जिसमें वाटर और सोडियम क्लोराइड के जो आयन हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती है, जिसके जरिए 1 बाय 1 आयन्स जो हैं वो सोडियम ब्लॉक में से रिमूव होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक जो है वो क्या है और पाउडर फॉर्म क्या है। आप लोगों के पास जो आप लोगों को चैप्टर करवाया था इसमें से तो कोई ऐसा लेक्चर तो नहीं है जो आप लोगों को मिला ना हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे जो लेक्चर हैं उनकी वीडियो जो है वो अब LMS पे अपलोड कर दी है। इस तरह की जो शेप होगी उसको हम कहते हैं ब्लॉक, यानी कि क्रिस्टलाइन नेचर, यानी कि जिसमें बेसिक यूनिट एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं। और पाउडर का मतलब है कि इनको आप लोगों ने ब्लॉक को स्मॉल पीसीज में, फर्दर स्मॉल पीसीज में ब्रेक कर देना, जिसमें आप लोगों के पास, जिस तरह आप लोगों के पास चीनी हासिल होती है, चीनी आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में जो ग्रेन्स की फॉर्म में हासिल होती है। अगर आप लोग उसको ग्राइंड करते हो अच्छी तरह से तो उस कंडीशन में वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जिस वक्त सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है। बेसिकली जिस वक्त हम इन ब्लॉक्स को ग्राइंड करते हैं तो उस कंडीशन में उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल
सॉरी वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें आपका क्वेश्चन था कि जिस वक्त आपके पास ब्लॉक्स की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड होता है या पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है, तो उस कंडीशन में पाउडर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है स्पीड के साथ डिज़ोल्व होता है, लेकिन ब्लॉक्स की फॉर्म में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिस वक्त आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था, जिस वक्त सरफेस एरिया जिसके साथ सॉल्वेंट और सल्यूट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जिस तरह आप लोगों के पास ग्रेन्स की फॉर्म में साल्ट मौजूद होता है या शुगर जो है आप लोगों के पास ग्रेन्स की फॉर्म में होती है, और उसको अगर आप लोग ग्राइंड करते हो, ग्राइंड करने के बाद वो स्मॉल वेरी स्मॉल पार्ट्स में, वेरी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसके अंदर आप लोग वाटर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वाटर जो है हर मॉलिक्यूल के साथ इंडिविजुअली इंटरेक्शन कर सकता है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी शेप नज़र आ रही है सोडियम क्लोराइड की, इसमें वो वाले एटम्स आइंस सोडियम और क्लोराइड के वो वाले आइंस जो दरमियान में मिडल पोजीशन में मौजूद हैं वो वाटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और जिस वक्त वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे इसका मतलब है कि वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि वाटर ने उन्हीं सॉल्वेंट आइंस को, सोडियम क्लोराइड के उन्हीं आइंस को डिज़ोल्व करना है जिनके साथ वाटर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, और वो जस्ट अपर लेवल जो है बाहर वाली जो लेयर मौजूद होती है आइंस की, उसके साथ ही सिर्फ वाटर की इंटरेक्शन होती है। दरमियान वाले या जो मिड में आइंस मौजूद हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन मौजूद हैं, उनके साथ वाटर की इंटरेक्शन नहीं होती है। इसी वजह से वाटर जो है पहले आउटर लेयर को जो है उसको डिज़ोल्व करता है, उसके बाद सेकंड जो लेयर जो आती है, तो फर्स्ट जो है वो डिज़ोल्व होने के बाद सेकंड लेयर जो है वो अपर लेवल बन जाती है। उसके बाद फिर वाटर जो है सेकंड लेयर को डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है। जिस वक्त सेकंड लेयर डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके बाद थर्ड लेयर जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देती है, और इसी तरह वाटर में सोडियम क्लोराइड ब्लॉक्स की फॉर्म में स्लोली डिज़ोल्व होता है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है जिस वक्त फर्स्ट लेयर कंप्लीट होगी, डिज़ोल्व होगी, उसके बाद ही सेकंड लेयर ने वाटर के साथ इंटरेक्शन करनी है और उस कंडीशन में ही वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी। लेकिन अगर ये ग्राइंड या पाउडर फॉर्म में मौजूद होती है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान ये वाले जो पीसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं, या ये कह लो सोडियम और क्लोराइड सिंगल जिस तरह ये इंटरेक्शन है जस्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उस कंडीशन में अगर आप लोग वाटर ऐड करते हो तो वाटर जो है हर सोडियम क्लोराइड के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देता है रैपिडली, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है आसानी से वाटर के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। जितने भी सोडियम के और क्लोराइड के आयन मौजूद होते हैं पाउडर फॉर्म में, वो एक ही टाइम में वाटर के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्लॉक्स में पहले आउटर लेयर के जो आयन हैं वो इंटरेक्शन शो करते हैं, और बाद में मिड में जो आयन मौजूद होते हैं वो इंटरेक्शन शुरू करते हैं। इसी वजह से ब्लॉक्स सोडियम क्लोराइड जो है वो देर से वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है वो स्पीड के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू आयोनिक सब्सटेंस with higher lattice energies tend to be less soluble in water than substances with lower lattice energies। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप लोग जिस वक्त सॉल्यूशन बनाते थे उसमें आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन उसी वक्त बनेगा जिस वक्त सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी।
अगर सल्यूट के दरमियान या साल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी तो उस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं बनेगा। जिस तरह ये आप लोगों का टॉपिक था, क्योंकि जब भी आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में साल्वेंट के दरमियान भी इंटरेक्शन होती हैं, सल्यूट के दरमियान भी इंटरेक्शन होती है। अगर इस सल्यूट की इस साल्वेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तभी ये इंटरेक्शन जो है वो ब्रेक होगी, और जितनी सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन कम होगी उसको हम उतनी ही आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी हायर का मतलब है कि सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है। जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में सल्यूट वाटर के साथ इंटरेक्शन कम करेगी और उसी वजह से उसकी सल्यूबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर कम होगी। लेटिस एनर्जी बेसिकली जो है वो सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं। अगर इंटरेक्शन सल्यूट के दरमियान ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो वाटर के साथ, यानी कि ये इंटरेक्शन जो है सल्यूट के दरमियान से बहुत स्लोली गायब होगी, डैमिनिश होगी, और उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो वाटर के साथ कम अमाउंट में या वेरी स्लोली इंटरेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास स्लो फॉर्म में सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि सल्यूट की पहले स्लाइटली अमाउंट डिज़ाल्व होगी, उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा अमाउंट डिज़ाल्व होगी, उसके बाद थोड़ी सी और अमाउंट जो है वो डिज़ाल्व होगी। इस तरह नहीं होगा कि आप लोग उसमें सल्यूट ऐड करो और फ़ौरन से वो डिज़ाल्व हो जाए। इसी वजह से वो वाले आयनिक कंपाउंड जिनके दरमियान सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उनकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है। और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसने वाटर के साथ इंटरेक्शन कम करनी है, क्योंकि वाटर की इंटरेक्शन जो है वो सल्यूट की इंटरेक्शन को तोड़ नहीं पाती जल्दी से, इसी वजह से वो स्लोली उसमें डिज़ाल्व होती है। और अगर लेटिस एनर्जी कम होगी इसका मतलब है कि वाटर जो है सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन को आसानी से ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से सल्यूट जो है वो आसानी से सॉल्वेंट में डिज़ाल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर आसानी से डिज़ाल्व हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं वो वाले कंपाउंड जिनकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है वो वाटर में कम सल्यूबल होते हैं, और जिनकी लेटिस एनर्जी कम है वो वाटर के अंदर ज़्यादा सल्यूबल होते हैं, क्योंकि उनका दरमियान सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो वीक होगी। और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन कम होगी, आप लोगों ने पढ़ा था तो उस कंडीशन में सोल्यूशन फार्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सर क्वेश्चन नंबर 40 जो अभी हमने ऊपर किया था सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें जी। भी हम जो है लेटेस्ट एनर्जी को कर सकते हैं ना इन्वॉल्व, क्योंकि असल में इसमें वहां पे जब ये ब्लॉक फॉर्म में होगा, हाँ, उस ब्लॉक कंडीशन फॉर्म में में भी आप होगा कह तो सकते उसका हो। लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी और सरफेस एरिया भी जो है वो जो इंटरेक्शन के लिए सरफेस एरिया वो वो कम होगा। कम होगा, बिल्कुल ठीक है। और तो अगर ये उसे जो है लेटेस्ट पाउडर, एनर्जी और दोनों से कर सकते हैं एक्सप्लेन। हाँ दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जी सर। जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप लोग which would be the expect to have the larger more negative hydration energy। अब नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी सबसे पहले तो इसके पता होना चाहिए नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है। एमन जाहिद, यस सर। यस सर। नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, या हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है? सर हाइड्रेशन एनर्जी। जी,
हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त आप लोग किसी भी आयन को वाटर के अंदर ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के भी तो अट्रैक्शन जो होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। जिस वक्त आप लोग आयंस को वाटर के अंदर ऐड करते हो, यानी कि प्लस आयन जिस तरह सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटाशियम आयन है, सोडियम आयन है, इनको जिस वक्त आप लोग वाटर के अंदर ऐड करते हो और ऐड करने की वजह से इन आयंस की वाटर के साथ इंटरेक्शन होगी, ठीक है, और जिस वक्त इनकी इंटरेक्शन होगी तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब नेगेटिव का साइन हम इसमें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। अब किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और किस में एनर्जी कम रिलीज होगी वो डिपेंड करता है कि जिस वक्त आयंस को आप लोग वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में कौन सा आयन ज़्यादा स्पीड के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास दो एग्जांपल दी हुई हैं, सोडियम आयन और CS, दोनों ही जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। सोडियम जो है सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट है ग्रुप का, उसके बाद सीजियम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं, अब इन पर चार्ज तो दोनों पर सेम है, इसका मतलब है कि चार्ज की वजह से तो इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इनकी सेम होनी चाहिए। अब डिफरेंस कहाँ से आएगा वाटर के साथ इसकी इंटरेक्शन का, वो आएगा एटॉमिक साइज सॉरी आयोनिक रेडियस की बेस पर, क्योंकि बेसिकली आप लोगों के पास ये दो आयंस हैं और दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इसका मतलब है दोनों ने रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ वो भी सेम शो करना है, लेकिन कुछ की एक की इंटरेक्शन दूसरे की इंटरेक्शन से कम या ज़्यादा होगी। अब इंटरेक्शन वाटर के साथ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी इंटरेक्शन कम होगी वो डिपेंड करता है कि एटॉमिक रेडियस कम है या ज़्यादा है। अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है, प्लस चार्ज जो है या न्यूक्लियाई जो है उसका साइज जो है वो कम होगा, तो उसका मतलब है वो ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर के ऑक्सीजन को, क्योंकि वाटर आप लोगों के पास पोलर होता है जिसमें हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज पार्शल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। अब पार्शल नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन को, ये जो आप लोगों के पास पॉजिटिव आयन है उन्होंने इंटरेक्शन करनी है। अब इंटरेक्शन की वजह से इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और जिस वक्त एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी ज़्यादा होगी जिसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, और जिसके साथ इंटरेक्शन कम है उस कंडीशन में एनर्जी कम रिलीज होगी। इसका मतलब है आप लोगों ने एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ी थी जिसमें आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि जितना आयन पर प्लस चार्ज ज़्यादा होता है वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ पार्शल नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमने ये चेक करना है कि न्यूक्लियाई साइज, न्यूक्लियस का साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो किसका कम है। जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा इसका मतलब है कि वो आयन ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर के ऑक्सीजन को जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाएगा, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है इसका मतलब है
वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। इसीलिए सोडियम का आयोनिक रेडियस जो है वो CS+ की निस्बत कम है। इसका मतलब है कि सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, जिसके रिजल्ट में ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एज कंपेयर टू सीजियम आयन। इसका मतलब है कि सोडियम आयन की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और सीजियम आयन की वजह से कम रिलीज होगी। इसी तरह जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं सोडियम को और जी, किसी ने कुछ पूछना है? सर जी, इनकी लैटिस एनर्जी भी कम हो गई। लेटिस एनर्जी बेसिकली प्लस आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान होती है। अब यहाँ पर जो हम इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं वो कंप्लीट आयन के दरमियान और पार्शल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के दरमियान चेक कर रहे हैं। लेटिस एनर्जी सिर्फ आयन्स के दरमियान मौजूद होती है। जो आयन डायपोल इंटरेक्शन है उसमें लेटिस एनर्जी नहीं होती है। हाँ, जिस वक्त ये सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि इनके दरमियान जो है वो लेटिस एनर्जी है। अगर सोडियम आयन जस्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है तो उस कंडीशन में आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी, लेटिस एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। इसके बाद सेकंड है कि आप लोगों के पास पोटाशियम, ये एग्जांपल बी जो है इसका आंसर आयशा नवीद, आयशा नवीद। आयशा नवीद, मेरी आवाज आ रही है? मरियम जारिफ, मरियम जारिफ, शैलिजा नईम। यस सर। सर जी, पोटाशियम की वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। किस तरह? सर क्योंकि उसका एटॉमिक साइज कम है ना बेरियम की निस्बत, तो इस वजह से पोटाशियम की ज्यादा होगी। ये कंफर्म है कि सोडियम का साइज बेरियम की निस्बत कम है? बट सर वो मतलब अगर साइज की निस्बत देखा जाए तो पोटाशियम की कम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे अगर चार्जेस की निस्बत देखें ना, कि आपने बताया कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज अलाउ देम टू अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज मोर रैपिडली, तो उस हिसाब से फिर बेरियम की होनी चाहिए। आप लोगों ने दोनों चीज़ देखनी है क्योंकि आप लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आप लोगों के पास फाइनल पेपर में पीरियोडिक टेबल तो दिया जाता है और यस पीरियोडिक सर। टेबल में एटॉमिक नंबर भी गिवन होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन होता है। मेरे ख्याल में उसमें इसका एटॉमिक साइज भी गिवन होता है। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है? आप लोगों ने ये चेक करना है कि प्लस चार्ज किस पर ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज किस पर ज़्यादा है। इसके साथ आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि किसका साइज कम है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही काउंट होती है। अगर आयोनिक रेडियस में स्लाइटली डिफरेंस है और एक स्पीशी में चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो इंटरेक्शन ज़्यादा फोर्स के साथ करता है। अब जिस तरह सोडियम पर एक चार्ज है, बेरिलियम पर जो है वो 2 चार्ज है। अब एक चार्ज का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है,
अब 2 चार्ज का मतलब है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी एटम आसानी से रिलीज कर सकता है, लेकिन जिस वक्त हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस कंडीशन में हमें पहले के निस्बत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आयनिक रेडियस में स्लाइटली डिफरेंस है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने प्लस चार्ज को डोमिनेट करवाना है कि जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा उसने इंटरेक्शन ज़्यादा करनी है। साइमा कुछ एक्सक्यूज मी पूछना सर। है? जी साइमा। जी सर। सर मैंने ये कह रही थी कि ये दोनों हैं भी तो डिफरेंट ग्रुप से ना, मतलब पोटेशियम जी फर्स्ट ग्रुप से और बेरियम सेकंड ग्रुप से है। तो पोटेशियम इजीली 1 चार्ज रिमूव कर सकता है और बेरियम 2, मतलब 2 इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनके पास मतलब इतनी कैपेसिटी है कि बेरियम 2 इजीली चार्ज रिमूव करते। तो फिर इसको दूसरा चार्ज रिमूव करते हुए क्यों होगा? सॉरी साइमा दोबारा पूछना, असल में स्टूडेंट आ गया था। सर मैं कह रही हूँ पोटेशियम और बेरियम दोनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जी पोटेशियम इजीली 1 चार्ज रिमूव कर सकता है और बेरियम इजीली 2 चार्ज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर बेरियम को दूसरा चार्ज रिमूव करते हुए एनर्जी की ज़रूरत कैसे होगी? नहीं, बेरियम को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल, क्योंकि आप लोगों के पास प्लस चार्ज आता उसी वक्त है जिस वक्त आप लोग एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो। अब जिस तरह सोडियम जो है उसमें से आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उस पर प्लस चार्ज आ गया है। अब दूसरा निकाल नहीं सकते क्योंकि उसका ऑक्टेट रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बेरियम में से जिस वक्त आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ठीक है, अब बेरियम का साइज जो है वो सोडियम पोटाशियम के निस्बत जिस तरह आपने बताया है कि ज़्यादा है। इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन तो हम बेरियम में से आसानी से निकाल देंगे, लेकिन जिस वक्त दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका मतलब है पहले तो उस पर प्लस चार्ज मौजूद है, ऑलरेडी जो है प्लस चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अब जिस वक्त आप लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पहली एनर्जी की निस्बत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, अदरवाइज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव नहीं होता है। क्योंकि आप लोग न्यूक्लियस प्लस चार्ज जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज जो है वो हासिल हो गया है। इसी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। साइमा। जी सर, समझ आया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी ये फिर हाइड्रेशन एनर्जी का जो लाइक वो लेफ्ट टू राइट होगा जी, और लेफ्ट टू राइट जिस वक्त आप तो लोग सर मूव वो करते हो किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का होता है उसी तरह से फिर होगा। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक ही पीरियड में से एक एक निकाला है या एक से ज़्यादा निकाले हैं। क्योंकि आप लोग जिस वक्त मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे ग्रुप में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अब तीसरे ग्रुप में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि 3 प्लस चार्ज, अब 3 प्लस चार्ज का मतलब है कि वो तो बड़ी स्पीड बड़ी फोर्स के साथ OH या वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को, वाटर का ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा। और जो जितनी कम के साथ एनर्जी जो जितनी कम फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब है वो उतनी ही कम एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जिस वक्त हम पोटाशियम और बेरियम के कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में पोटाशियम का साइज बेरियम आयन की निस्बत काफ़ी कम है,
इसी वजह से पोटाशियम की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। उसी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है पोटाशियम की वजह से ज़्यादा होगी बेरियम की निस्बत। और अगर आप लोगों के पास ये होता कि एक जो है वो पोटाशियम आयन होता और यहाँ पर आप लोगों के पास कैल्शियम Ca होता और उस पर प्लस चार्ज होता, तो उस कंडीशन में कैल्शियम जो है उसकी इंट्रैक्शन पोटाशियम आयन की निस्बत ज़्यादा हो जानी थी, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज मौजूद है और प्लस चार्ज भी दो हैं, एक नहीं होंगे दो होंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने दोनों चीज़ को कंपेयर करके फिर आप लोगों ने बताना है। सर फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो 4 टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हो आप लोग, 4 टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है कि चार्ज प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से इंट्रैक्शन ज़्यादा है और जिस वक्त इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा रिलीज होगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल दी हुई है, उसमें भी आप लोगों के पास दो आयन दिए हुए हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बताओ कि इस दौरान हाइड्रेशन एनर्जी जो है किसकी वजह से ज़्यादा होगी और किसकी वजह से कम होगी। जी अक्सर अक्सर इसमें जो है सल्फेट का उस पर प्लस नेगेटिव 2 चार्ज है, उसकी वजह से इंट्रैक्शन वाटर के साथ ज़्यादा होगी। उसी वजह से उस पर जो है क्योंकि वाटर में पार्शियल चार्ज है कि एक पर पार्शियल प्लस चार्ज है, यानी कि हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब पार्शियल प्लस हाइड्रोजन एटम जो है वो सल्फेट आयन को इंट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इस पर +2 चार्ज है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फोर्स के साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस आयन। इसी वजह से इसमें जो है इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसकी वजह से वाटर के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी ही रिलीज़ होगी। इसके बाद दूसरे थर्ड 12.44 एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि अगर आप लोग आयोडीन को वाटर के अंदर डिज़ाल्व करते हो, सॉरी, क्लासीफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट type of intermolecular forces in the following interaction: solvent solvent, solvent solute and solute solute when solid iodine is placed in water. Based on these interactions predict whether iodine is soluble in water. इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि अगर आप लोग सॉलिड आयोडीन को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो उस कंडीशन में कौन सी ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, सल्यूट 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 सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था ना कि जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तभी सॉल्यूशन बनेगा। अगर सल्यूट सल्यूट की इंट्रैक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आयशा कनीज़ा, यस सर। जी आप बताएं कि आयोडीन आयोडीन के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है या वाटर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है या आयोडीन और वाटर के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है? सर आयोडीन आयोडीन के दरमियान। आयशा नवीद, साइमा रुबाब, जी सर। जी साइमा किसके अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी? सर आयोडीन आयोडीन के दरमियान ज़्यादा होगा। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंट्रैक्शन जो है ज़्यादातर, क्योंकि आप लोगों के पास वो वैल्यू भी दिया था कि प्रेडिक्टेबल जो है। सर मैं बताऊं, जी सर आई थिंक आयोडीन और वाटर के दरमियान ज्यादा होगी क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होगा। सर आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा बता दें क्या कह रहे थे आप? इस चीज़ का मैं तो पूछ रहा था फरीहा।
नहीं सर, अभी आपने कहा ना कि जो है आयोडीन की मैंने जो इंटरेक्शन के बारे में। मैंने कहा था कि आप लोगों को एक जिस वक्त इंटरेक्शन होती है, जो इंटरेक्शन जो है आयन डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उस कंडीशन में उनका दरमियान जो एनर्जी है वो वैल्यू आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाई थी जिस वक्त आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था। और वो वैल्यू जो है, यस सर। ये तो कैलकुलेशन है कि जिस वक्त इंटरेक्शन होती है, इसमें जो है आप लोगों के पास वाटर जो है वो पोलर है, ठीक है, और आयोडीन जो है वो स्लाइटली पोलर है, यानी कि हाईली पोलर नहीं है, बिल्कुल ही स्लाइटली, या ये भी कह सकते हो वो नॉन पोलर है, क्योंकि आयोडीन और आयोडीन के दरमियान इंटरेक्शन है। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, और जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होती है। जिस तरह आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि वो वाली स्पीशीज जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होती हैं वो आसानी से मेल्ट या बॉयल हो जाती हैं, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं तो उनको मेल्ट करना या बॉयल करना उतना ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास पोलर पार्ट वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान है और आयोडीन के दरमियान जो इंटरेक्शन जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, लेकिन आयोडीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। और आप लोगों को असाइनमेंट मैंने ये दी थी कि आप लोगों ने साथ में ये भी बताना है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं इनमें से इसकी वजह से कौन से स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में, किसके दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है। जिस वक्त हम वाटर को चेक करते हैं तो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है, 3 तरह के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। लेकिन जिस वक्त हम आयोडीन को देखते हैं तो आयोडीन में सिर्फ जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और मैंने कहा था कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है, इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही कम होती है। इसका मतलब है कि वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है और आयोडीन के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वाटर की निस्बत कम है, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो वाटर में डिज़ाल्व नहीं होती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आयोडीमीट्री की टाइट्रेशन थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आयोडीन जो है वो गैस फॉर्म में इवेपरेट हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए कि आयोडीन जो है वो रिएक्शन के अंदर मौजूद रहे इसलिए हम पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो आयोडाइड I3 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी वजह से वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देती है, अदरवाइज जो है वो आयोडीन इवेपरेट हो जाती है। तो इसका आंसर यही है कि वाटर के दरमियान यानी साल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है और आयोडीन जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, या ये कह सकते हो स्लाइटली सोल्यूबल होती है, यानी कि वेरी स्लाइटली अमाउंट में वाटर के अंदर आयोडीन सोल्यूबल होती है, ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूबल नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज की दी हुई है। क्लासिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द फॉलोइंग इंटरेक्शन solvent solute when solid glucose is placed in water. Based on these interactions predict whether glucose is soluble in water or not. इसमें आप लोगों के पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, साथ में कहा हुआ है कि अगर आप लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में किसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी, और ये भी बताएं कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। जी इसका आंसर जो है मोहम्मद अरसलान। जी मोहम्मद अरसलान जी सर। बताएं इसका आंसर कि ये वाटर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी या वाटर और ग्लूकोज के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी।
वाटर वाटर के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है इंटरेक्शन ठीक है। फोर्स। देखिए चलें, टाइम असल में कम बचा है, मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मालिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज है, और जो लैंड डिस्पर्शन फोर्सेज है। इसके साथ जो है वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तीनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। इसी तरह जिस वक्त इसको वाटर के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज भी होती हैं, लैंड डिस्पर्शन फोर्सेज भी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी वाटर के साथ होती है तभी ये वाटर में डिजॉल्व होती है। जब भी आप लोग ग्लूकोज को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि इनकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है सल्यूट की, सल्यूट सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट की, तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा है। इसी वजह से सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। सर पोलर हैं दोनों। जी, दोनों पोलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ कि ब्रोमीन इज मच मोर सोल्यूबल इन टेट्राक्लोरोमीथेन देन इन वाटर। एक्सप्लेन। ब्रोमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर की निस्बत। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने यही बताना है कि जो है वाटर जो है वो हाईली पोलर है, क्लोरोफॉर्म जो है वो लेस नॉन पोलर है, और ब्रोमीन जो है वो भी आप लोगों के पास नॉन पोलर है। आप लोगों को पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, यानी कि जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा, जो पोलर है वो पोलर में सोल्यूबल होगा। इसी वजह से ब्रोमीन जो है वो ये CCl4 में सोल्यूबल हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रेडिक्ट वेदर द सोल्यूबिलिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर इन वाटर और टेट्राक्लोरोमीथेन। अब टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन पोलर है, वाटर जो है वो पोलर है, और यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड जो है वो भी पोलर है। इसका मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होगा और टेट्राक्लोरोमीथेन में सोल्यूबल नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रेडिक्ट वेदर द सोल्यूबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर इन वाटर और बेंजीन। अब एसिटिक एसिड भी पोलर है, वाटर पोलर है, इसीलिए वाटर में एसिटिक एसिड सोल्यूबल हो जाएगा। बेंजीन नॉन पोलर है, इसीलिए एसिटिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। इस तरह का ये फर्दर क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई नहीं आएगा तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ये 12.55 तक, ठीक है। और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। बिस्मा तनवीर। सर इस चैप्टर में से सर इस जी चैप्टर में से 12.55 ये 12.40 से 12.55 और जो बाकी जी असाइनमेंट दी थी जी 12.74 तक, बस यही जी है। जी, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यस सर जी हमारा क्विज 2 जो है ना वो कैंपस में हुआ था, लेकिन मेरे उसके मार्क्स नहीं अपलोड हुए। जोहा आज शाम तक इंशाल्लाह जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। बिस्मा तनवीर। नूर फातिमा। राबिया नजर। इस सेक्शन में से जो एब्सेंट है वो बिस्मा तनवीर और नूर फातिमा है। इसके बाद एन सेक्शन आयशा अख्तर, निमरा अफजल, साइमा रुबाब, प्रेजेंट सर। सना गफ्फार, प्रेजेंट सर। सीरत रानी, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन उसामा। जो स्टूडेंट इस क्लास में एब्सेंट है वो नाम सुन लें। आयशा अख्तर, निमरा अफजल, सीरत रानी,
उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन उसामा, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट है। जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज लीव कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे क्विज नंबर 2 के मार्क्स नहीं लगे हुए। राबिया, मैं इंशाल्लाह जो है आज दोबारा से जिनके रह गए हैं क्विज के मार्क्स वो मैं अपलोड कर देता हूँ आज या सुबह मॉर्निंग तक। सर ठीक है? मेरी असाइनमेंट नंबर 1 के। ठीक है सर। फायदा, एक मिनट फायदा, आप तो देखिए अगर आपके असाइनमेंट नंबर 1 कुछ स्टूडेंट का इस तरह हुआ था कि जो उन्होंने असाइनमेंट जमा करवाई थी उनमें डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं हो रही थी, फाइल में कोई शायद एरर था। फायदा एक मिनट में देख लेता हूँ कि आपका ये फाइल का इशू है या आपका जो है असाइनमेंट ही रिसीव नहीं हुई है। फायदा एन सेक्शन या N3 सेक्शन? सर एन सेक्शन। फायदा इरशाद। जी सर। फायदा इरशाद, आपकी जो असाइनमेंट 1 है वो उसका ओपन का इशू है, तो वो ओपन नहीं हो रही है। सर मैंने आपको दोबारा ईमेल भी की थी, पहले मैंने LMS पे अपलोड की थी, फिर आपने कहा था वो ओपन नहीं हो रही तो ईमेल कर दें। ठीक है फायदा, वो तो अब चेक होगी उसके बाद फिर अपलोड हो जाएंगे उसमें। वो भी इंशाल्लाह जो है सुबह तक अपलोड हो जाएंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो न्यूमेरिकल आपने नोट कराए हैं आज 9 और 10 चैप्टर के, तो ये जी। सर ये फाइनल में आएंगे और इसके आगे जो चैप्टर है 15 14 तक, तो सर उनके न्यूमेरिकल कौन से होंगे? 15 के तो लास्ट टाइम क्लास में मैंने आप लोगों को करवाए हैं और 14 और और 12 के 13? आज आप लोगों को करवाए हैं। इसके बाद आप लोगों को जो बचता है जो चैप्टर नंबर 14 बचता है, 13 बचता है और 11। यस सर। ये आप लोगों की जो अभी 2 क्लासेस रहती हैं उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा और साथ में समझा भी दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।